एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? परमाणु हमला, डर्टी बम, केमिकल वेपन क्या इस्तेमाल होने वाला है? अब ईरान ने फिर से चेतावनी दे दी है। जानेंगे, सहमी हुई है दुनिया। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इस कोको आइलैंड को भारत सरकार वापस लेगी? कौन सा है वो दस्तावेज जिसमें क्या लिखा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब इजराइल आगे क्या करने वाला है, इसी को लेकर धुकधुकी मची हुई है, लेकिन ईरान यहाँ पर और एक कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों मुल्कों में बढ़ती तनातनी के बीच दावा किया गया कि ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहा जा रहा है, एक रक्षा विशेषज्ञ है कर्नल हामिश डी ब्रेटन गार्डन, इनका कहना है कि ईरान संभवतः या तो परमाणु हमला, रासायनिक हमला या जैविक हमले की धमकी दे रहा है। उनसे पूछा गया कि इस बात की कितनी संभावना है कि ईरान गरजने वाला बादल नहीं है, बरसने वाला बादल है। इस पर उन्होंने कहा कि जब ईरानी कहते हैं कि उनके पास एक नया हथियार है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा है, तो लोग तुरंत सोचते हैं कि ये परमाणु बम है। हम जानते हैं कि यूरेनियम संवर्धित करने की कोशिश ईरान कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस समय उनकी संख्या लगभग 80 है और परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको 90 से ज्यादा की जरूरत है। मुझे लगता है कि फिलहाल ईरानियों के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। गार्डन का कहना है कि सीधे तौर पर परमाणु हथियारों को इस्तेमाल के बजाय ईरान मिसाइल का उपयोग कर सकता है जो डर्टी बमों से सुसज्जित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक ऐसा विस्फोटक जो रेडियो एक्टिव सामग्री को बिखेरता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये साबित हुआ है कि ईरान के लिए ये आसान नहीं होगा। ये इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि परमाणु सामग्री का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। कर्नल डी ब्रेटन गार्डन ने कहा कि ईरान निश्चित ही केमिकल हथियारों के बारे में सोच सकता है। उन्होंने कहा कि हमने 1984 से लेकर 1988 तक चले इराक युद्ध के बाद लंबे समय तक ईरानियों को रासायनिक हथियारों का उपयोग करते नहीं देखा है, लेकिन हम इस समय रूस को यूक्रेन में CS गैस के रूप में रासायनिक हथियारों का उपयोग करते हुए देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये ईरान के भी ऐसा करने की संभावना है। डीप ब्रेटन गार्डन ने यह तर्क दिया कि ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल बैराज पर इजराइल की प्रतिक्रिया के बारे में बेहद चिंतित है और तनाव बढ़ाने की धमकी देकर रास्ता तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ईरानी काफी बैकफुट पे हैं। इसी को देखते हुए वो कह रहे हैं कि अब एक लाइन खींचते हैं। मैं साफ तौर पर ये नहीं देखता कि ईरानियों के पास इजराइल पर हमला करने के लिए किस तरीके का हथियार होगा, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ अलग ही लग रहा है। अब चाहे जो भी हो, अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो समझ लीजिए कि ये लड़ाई या तो ईरान के लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आएगी या फिर तीसरा विश्व युद्ध लेकर आएगी। ये तो तय माना जा रहा है। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा। इजराइल भी बिना बदला लिए रहने वाले देशों में से नहीं आता है और ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अभी वेट एंड वॉच वाला मोड चल रहा है। इजराइल आगे क्या करता है, किसी दिन सुबह जगें और फिर से सुनने को मिल जाए कि अचानक से ये हो गया वो हो गया, ऐसी वाली स्थिति है। और वैसे भी आजकल एक फैशन बन गया है आधी रात में फैसले लेने का। आधी रात में ही जंग वगैरह शुरू हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक द्वीप देख रहे हैं आप। इस द्वीप का नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त एक बयान दिया है एक कैंडिडेट ने, जिसे भाजपा की तरफ से उतारा गया है। और ये कैंडिडेट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के लिए है। इन्होंने ताजा बयान देकर चर्चा में ला दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया कोको आइलैंड म्यांमार को। विष्णु पद नाम है इनका। अब ये कोको आइलैंड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि कोको आइलैंड के चर्चा में आने की सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि दूसरी वजह भी है, और वो दूसरी वजह है म्यांमार में बदलता हुआ घटनाक्रम। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने करता है। भारत को यहाँ पे
बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाने की जरूरत है। खैर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में कुछ इस तरीके के इलाके में आपको देखने को मिलता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ कोको आइलैंड के म्यांमार का हिस्सा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का अंडमान निकोबार है। कोको आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार से कितना ज्यादा नजदीक है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत इस आइलैंड को लेकर इतना ज्यादा क्यों टेंशन में है और क्यों इसका जिक्र हो रहा है। ये हम देखें, ये भारत है और ये अंडमान निकोबार। यहाँ पर रहा कोको आइलैंड। इस कोको आइलैंड के नजदीक जाकर अगर देखेंगे तो इस कोको आइलैंड में क्या बदलाव हुआ है। कोको आइलैंड को अगर नजदीक से देखेंगे तो इस आइलैंड में चाइना ने काफी कुछ बदलाव कर दिया है। दरअसल ये चाइना के हाथ में चला जा चुका है और चाइना ने इस द्वीप में बदलाव करते करते इस द्वीप में एक रनवे तक बना लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ रनवे का निर्माण किया गया है। ये रनवे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये बेहद खास हो चुका है और ये भारत के कितना नजदीक है। काफी कुछ यहाँ पर बसाया भी गया है, काफी कुछ बनाया भी गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बदली गई है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसे चाइना के द्वारा हासिल कर लिया गया। अब कई सारी कहानियां इसके बारे में चलती है। पहली बात तो ये कही जाती है कि कोको आइलैंड पहले ब्रिटिश हुकूमत के पास था और ब्रिटिश लोग कभी इसे जेल के लिए खाना मंगवाने का काम करते थे। अंडमान निकोबार में जेल था और खाना आता था कोको आइलैंड से। कोको आइलैंड में सब्जियां उगाने, खाना बनाने, इन सब के लिए इन्होंने क्या किया था, वहाँ म्यांमार के एक उद्योगपति को लीज पर दे दिया था ये सारा काम। लेकिन ये ब्रिटिश राज के अधीन था। जब भारत आजाद होने लगा तो कहते हैं कि पटेल कभी भी कोको आइलैंड को छोड़ने के मूड में नहीं थे और ये तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन तब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की और ये डील फाइनल हो गई। एक एग्रीमेंट बन गया और देखा जाने लगा कि कोको आइलैंड म्यांमार के हक में चला गया। अब इस एग्रीमेंट में क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। इस एग्रीमेंट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, पर काफी लंबे समय तक म्यांमार के हाथ में रहा और फिर म्यांमार ने इसे चाइना को दे दिया। चाइना ने यहाँ एक स्पाई स्टेशन बना लिया। अब कहा जा रहा है कि अगर भारत को ये द्वीप लेना है तो उस एग्रीमेंट को देखना होगा। दूसरी बड़ी चीज, म्यांमार में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत इस द्वीप को लेता है तो भारत को चाइना के साथ सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेनी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।